बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। ईमानदारी और मेहनत जिसकी शान है वे हमारे किसान हैं। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। केज मछली पालक अनुदान पर ले सकते हैं लाइफ जैकेट। बायोफ्लॉक तकनीक से मछली पालन के लिए अनुदान पर ले सकते हैं लाइफ जैकेट। मक्का के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा हाइब्रिड मक्का 3। अब समाचार विस्तार से। राज्य के कई जिलों में मछली पालकों के लिए मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत केज मछली पालक करने वाले मछली पालकों को 75% अनुदान पर लाइफ जैकेट उपलब्ध कराया जा रहा है। इसकी योजना लागत 1200 रुपये प्रति इकाई है। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। मछली पालकों को बायोफ्लॉक तकनीक से मछली पालन करने के लिए 2 योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें पहला है 1 हेक्टेयर में बायोफ्लॉक तालाब का निर्माण। इसकी योजना लागत 14 लाख रुपये है। इसमें सरकार 5,60,000 रुपये अनुदान देगी। और दूसरा है 4 मीटर व्यास और 1.5 मीटर ऊंचे टैंक वाले बायोफ्लॉक की स्थापना। इसकी योजना लागत 25 लाख रुपये है। सरकार इसमें 15 लाख रुपये अनुदान देगी। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। अन्य सब्जी फसलों की तरह बैगन फसल में भी फल छेदक कीट लगते हैं। बैगन फसल की खेती करने वाले किसान फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए नीम से बनी दवाइयों का छिड़काव करें। फल छेदक कीट बैगन में फल में घुसकर अंदर के गुद्दे को खा जाते हैं। इससे बैगन का बाजार भाव गिर जाता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए नीम सीड करनाल एक्सट्रैक्ट या अचूक या निमेरिन दवा 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। मक्का की खेती करने के इच्छुक किसान जल्द से जल्द बुआई का काम पूरा कर लें। मक्का के बेहतर उत्पादन के लिए पूसा हाइब्रिड मक्का 3 लगाएं। मक्का की बुआई में 20 से 22 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर रखें। अच्छी उपज के लिए किन उन्नत प्रभेदों का चयन करें, आइए इस संबंध में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। हम लोग बात करें प्रभेद की तो कम अवधि की जो प्रभेद आ रही हैं, अभी सबसे लेटेस्ट जो निकली हुई हैं वो मक्का रिसर्च सेंटर की वैरायटी है। और ये पूसा हाइब्रिड मक्का 3, पूसा हाइब्रिड मक्का 4 और बिरसा एग्रीकल्चर की वैरायटी है BAU MH3, BAU MH5। और अगर हम लोग देर से पकने वाली मक्का की बात करते हैं तो इसमें जो मालवीय संकर मक्का और पूसा मक्का हाइब्रिड 8, 9 और BU MH3 ये कुछ किस्में हैं जो कि किसान भाई चयन कर सकते हैं। राज्य के जो किसान वनोत्पाद के रूप में लाह की खेती करते हैं वे टहनियों से लाह छुड़ाने के लिए कृषि उपकरण लेक शेलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 50 किलोग्राम प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे लत्तेदार सब्जी फसलों में रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट नियंत्रण करें। लत्तेदार सब्जी फसलों में कई कीटों के आक्रमण का खतरा रहता है। किसान भाई इन कीटों के रोकथाम के लिए प्रति एकड़ की दर से 3 फेरोमोन ट्रैप खेत में लगाएं। ध्यान रहे 20 से 25 दिन पर ये ट्रैप बदलते रहें। इससे ज्यादातर कीटों का प्रकोप नहीं होगा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।
अभी अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह के खेती बाड़ी के बारे में। वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। आज की जानकारी हमारे किसान भाई बहनों के लिए ही है। कृषि प्रणाली अपनाकर हुए माला माल। आइए देखते हैं फीचर के माध्यम से ये जानकारी कि कैसे हुए माला माल। आज का युग तकनीकों का युग है। आज हर क्षेत्र में इंसान तकनीकों का इस्तेमाल करके अपने उत्पादन बढ़ा रहा है और अपनी आमदनी में भी वृद्धि कर रहा है। कृषि का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। इस क्षेत्र में भी कई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे न सिर्फ किसानों का उत्पादन बढ़ रहा है, बल्कि उनकी आमदनी भी कई गुना अधिक बढ़ रही है। कृषि जगत में ऐसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है समेकित कृषि प्रणाली में। समेकित कृषि प्रणाली में किसान अपनी मुख्य फसलों के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन तथा बागवानी आदि को जोड़ते हैं। इससे किसानों को
चारों तरफ से सालों भर आमदनी होती रहती है। स्वभावतः इससे किसानों की आमदनी में इजाफा होता है और उनकी जीवन शैली बेहतर होती है। ऐसी कृषि प्रणाली को अपनाकर अपने झारखंड प्रदेश में कई किसान मालामाल हो गए हैं। इसका ताज़ा उदाहरण हमें देखने को मिलता है पश्चिमी सिंहभूम जिले के हाट गम्हरिया में। यहाँ के निवासी रॉबर्ट सिंह को विगत कुछ वर्षों से समेकित कृषि से जुड़े हुए हैं। वे अपनी भूमि पर खेती, बागवानी तथा बकरी पालन कर रहे हैं। रॉबर्ट सिंह को, जो पहले ड्राइवर थे, उन्हें अपने काम के सिलसिले में अक्सर अपने घर से दूर जाना पड़ता था। आमदनी भी कोई खास नहीं थी। ऐसे में उन्होंने कृषि जगत से जुड़ने का मन बनाया और कृषि विज्ञान केंद्र से इसका प्रशिक्षण लेकर अपनी खेती की शुरुआत कर दी। शिक्षा जी मैं तो ग्रहण किया हूँ, इसे संत तेरेसा जिकपानी स्कूल से ग्रहण किया हूँ शिक्षा। ज़्यादा तो पढ़ा लिखा, घर का परिस्थिति ठीक नहीं होने के कारण 8वीं तक पढ़ा हूँ। नहीं, इससे पहले पढ़ने के बाद मैं तब ड्राइविंग लाइन में था, जैसे बड़ा बड़ा गाड़ी सब 10 चक्का सब चलाता था मैं। ड्राइविंग से तो मेरा जैसे कि घर का परिस्थिति हिसाब से मैं ड्राइविंग में जुड़ा। इसके बाद मैं खेती में जब मैं ट्राई किया, पर ज़्यादा नहीं, मैं 30 डिसमिल आसपास में लगाया था गोभी, तो उसमें मुझको बहुत फ़ायदा मिला। लगा 40 से 50 हज़ार रुपया बिका गोभी, तो उसी से मुझको लगा कि इसमें कुछ अलग मुनाफा है। तो बाद में मैं मन लगा करके 30 डिसमिल से बढ़ाते गया मैं धीरे धीरे से। पहला साल 30 डिसमिल, उससे दूसरा साल इसे बढ़ाते गया। सबसे पहले तो मैं प्रशिक्षण तो नहीं लिया था, जैसे पहले बताया कि 30 डिसमिल में कुछ किया था। 30 डिसमिल में कुछ करने के बाद मैं धीरे धीरे से मुझे गांव में एक प्रोजेक्ट चल रहा था संस्था, उसी के माध्यम से मुझको शिक्षा मिला। इसके बाद फिर शिक्षा मिला इसे कृषि विज्ञान केंद्र से। धीरे धीरे इसे इधर उधर कृषि विज्ञान तरफ से भी एक्सपोजर वगैरह गए, फिर ट्रेनिंग कुछ शिक्षा मिलता है। जैसे बगान में बहुत प्रकार का बीमारी आता है, उसमें भी संजय सर रहते हैं, वो हम लोग को मतलब कुछ भी बीमारी होता है तो बताते हैं क्या दवा लगाना, क्या नहीं लगाना, क्या चीज़ का कमी है जो इसमें रोग उत्पन्न हो गया, तो बताते हैं सर, दवाई भी देते हैं। रॉबर्ट सिंह को अपनी भूमि से मुख्य रूप से सब्जी की फसल लेते हैं। इनके खेतों में गर्मी में करेला, नेनुआ, झिंगी, गर्मा टमाटर आदि की खेती होती है, जबकि बरसात के दिनों में ये बंदा गोभी, फूल गोभी, बीन्स तथा सेम आदि की फसल उगाते हैं। इनके खेत सालों भर सब्जियों की फसलों से लहलहाते रहते हैं। खेती में सीजन हिसाब से लगाते हैं, जैसे कि गर्मी का सीजन में करेला लगाते हैं, करेला के साथ में हो गया नेनुआ, हो गया झींगा, हो गया आपका गर्मा टमाटर, इसके साथ में हो गया पुई साग बोलते हैं, वो सब लगाते हैं। उसके अलावा बरसात में अभी सीजनली बरसात पहुँचेगा तो बंद गोभी, फूल गोभी, फिर हो गया आपका बीन्स हो गया, सेम हो गया लतर वाला। सब्जियों की फसलों के अलावा ये बागवानी भी कर रहे हैं। इन्होंने अपने बगीचे में आम के फलदार वृक्ष लगाए हैं। इनका मानना है कि बागवानी इन्हें खेती से ज़्यादा आमदनी दे जाती है। वैसे तो मेरा एरिया जहाँ बागान करते हैं हम, बागान में लगभग हम 1.5 से 2 एकड़ में करते हैं। फलदार वृक्ष बोला जाए तो ऐसे कुछ आम लगाए हुए हैं, आम। इसके बाद में फलदार वृक्ष में फिर ज़्यादातर तो साग सब्जी में ही है, साग सब्जी सभी लगाते हैं ज़्यादातर। जहाँ तक हो सके खेती में बोला जाए तो धान में जितना फ़ायदा नहीं उतना बागवानी में फ़ायदा है। जहाँ देखा जाए तो धान का रेट भी बहुत कम रहता है। इन सब के अलावा रॉबर्ट सिंकू ने अपनी खेती के साथ साथ बकरी पालन को भी जोड़ रखा है। अभी इनके फार्म में कुल 12 बकरियां हैं। बकरी पालन से इन्हें नकद पैसे मिल जाते हैं। ये इनके लिए एटीएम की तरह है, जिसे ये ज़रूरत पड़ने पर कैश कर लेते हैं। बकरी पालन की इसी खासियत ने इन्हें बकरी पालन से जुड़ने की ओर प्रेरित किया। जिसके साथ बकरी पालन करते हैं साथ साथ में। बकरी तो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है मेरा, जैसे कि 2 साल जैसे ही हो रहा, 2 से 3 साल हो रहा है अभी बकरी पालन किए हुए हैं। तो मेरे पास में अभी
12 बकरी है अभी। नहीं, बकरी का ख्याल तभी से आया मेरे मन में कि जैसे कि नहीं, मेरे मन में जैसे कि पहले एक प्रोजेक्ट था, उसी में से थोड़ा मोड़ा ट्रेनिंग लिए हुए थे। किसी का क्या टीकाकरण वगैरह, कुछ बीमारी कैसे देना है, बीमारी आता है तो उससे पहले कैसे दवा दारू लेना है, उस सब टीकाकरण उस सब के बारे में थोड़ा कुछ जाने थे। तो अभी जैसे कि अभी बरसात पहुंचने से पहले बकरी सबको टीकाकरण करा लेते हैं। रॉबर्ट सिंह को अपनी कृषि में टपक सिंचाई प्रणाली का भी उपयोग कर रहे हैं। इससे इन्हें पानी, पैसे, समय की बचत तो होती ही है, साथ ही साथ इससे इनकी फसलों की बढ़वार भी अच्छी होती है। उसमें क्या होता है, टपक में पानी का जो है ना खपत बहुत कम पानी में सिंचाई हो जाता है और टाइम भी बहुत बचत होता है उसमें। और टपक से क्या होता है जो ना कि ग्रोथ बहुत बढ़िया आता है उसमें, ग्रोथ जो है ना बहुत बढ़िया आता है एकदम। तो टमाटर वगैरह हम खेती किए तो टपक से ही खेती किए थे हम। जैसे कि मैं पानी से सिंचाई करता हूँ तो जैसे कि मिनिमम मेरा अगर यदि हम सिंचाई करते हैं पानी तो बगान में लगभग मेरा 4 से 5 घंटा लग जाता था सिंचाई में। तो अभी जब टपक से सिंचाई करता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा में मेरा पूरा बगान सिंचाई हो जाता है। रॉबर्ट सिंकू ने जब से रासायनिक खेती के दुष्परिणामों और जैविक खेती के लाभ को समझा है, तब से वो अपनी खेती में जैविक विधि का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। वो खाद के रूप में ज़्यादातर गोबर का ही इस्तेमाल करते हैं। इससे इनकी खेती की लागत घट जाती है तथा फसलों में गुणवत्ता आ जाती है। इनके उत्पादन का स्वाद भी रासायनिक उत्पाद से ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। जैसे कि पहले तो उतना हमको जानकारी नहीं था तो और रासायनिक खाद यूज कर रहा था। बाद में धीरे धीरे से पता जैविक और कि रासायनिक में क्या अंतर है, तो बाद में रासायनिक को मैं कम करने लगा। अभी ज़्यादातर मैं जैविक का ही प्रयोग करता हूँ, ज़्यादातर विशेषकर गोबर का ज़्यादा मात्रा में यूज करता हूँ मैं इसमें। और तो नहीं भी तो अभी जैसे कि कीटनाशक का बोला जाए तो बरसात में बहुत प्रकार का कीटनाशक सब उत्पन्न हो जाता है, कीड़ा सब। तो उसमें उसका भी जैविक गिराव भी अभी संजय सर ही बताया, उसके माध्यम से अभी सरसों की खेती की कुछ भी बागान लगाते हैं तो किनारे किनारे सरसों बरसात में लगा देते हैं। तो जितना कीड़ा मकोड़ा सब आता है सब सरसों में चला जाता है और बागान जो साग सब्जी में उतना अटैक नहीं करता है उसमें। नहीं, रासायनिक और जैविक में बहुत अंतर है। जैविक वाला बेचने में लेट नहीं लगता है, तो का टेस्ट भी अलग रहता है और रासायनिक वाला जिसमें टेस्ट कुछ अलग रहता है उसमें। जैसे कि अभी तो किताब में बोला जाए तो मात्र बागान मेरा ही सिर्फ रहता है, तो हमको बाज़ार सेलिंग करने में उतना ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता है। गांव में कुछ सेलिंग हो जाता है आधा, तो कुछ बाकी जो रहता है बाज़ार, छोटा बाज़ार गांव के पंचायत के अंतर्गत होता है। ज़्यादा नहीं, 1-2 किलोमीटर का घर से दूरी पर बाज़ार लगता है, वहीं बिक जाता है सारा माल, तो हमको दूर जाना नहीं पड़ता है। समेकित कृषि प्रणाली को अपनाकर रॉबर्ट सिंह को आज चौतरफा आमदनी कमा रहे हैं। ऐसी कृषि से ये सालों भर कुछ न कुछ आमदनी प्राप्त करते रहते हैं। ये वर्ष में 2 से 2.5 लाख रुपए आराम से कमा लेते हैं। ये सब इनके लिए पहले संभव नहीं था। बरसात में बोला जाए तो 3 से 4 महीना के अंतर्गत 1 से 1.5 लाख रुपये आराम से आ जाता है। फिर गर्मी के सीजन में बोला जाए तो 25 से 30 हज़ार रुपये आ जाता है। रॉबर्ट सिंह को आज कृषि जगत में कामयाबी पाकर काफ़ी खुश हैं। पहले जब ये ड्राइविंग का कार्य करते थे तो उसमें ना इनका स्वास्थ्य अच्छा रहता था, ना ही इन्हें अच्छी आमदनी होती थी। उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे वो किसी की गुलामी कर रहे हों। कृषि में ये खुद को स्वतंत्र महसूस करते हैं। इसमें इन्हें मेहनत के हिसाब से अच्छी आमदनी भी हो जाती है। पहले और अभी वाला में बहुत अंतर है। जैसे कि पहले वाला काम मैं गुलामी की ज़िंदगी जीता था, उसमें अपना स्वास्थ्य का भी कोई ठिकाना नहीं रहता था। रात को चलाइए, दिन को चलाइए, उसका कोई टाइम टेबल नहीं रहता था। फिर और वो क्या होता है कि सीमित रहता है। और इसमें क्या होता है, बागवानी में ये अपने ऊपर खुद निर्भर, अपने खुद मालिक रहते हैं। इसमें किसी का गुलाम नहीं काटना पड़ता है और जितना मेहनत करते हैं उतना ज़्यादा मुनाफा इसमें फल निकलता है। उतना अच्छा, जैसे जितना मेहनत करते हैं उतना ही अच्छा हमको उसका जो है ना, जो बेचते हैं तो हमको बढ़िया पैसा निकलता है उसका। इनका मानना है कि कृषि कार्य एक
श्रेष्ठ कार्य है। लोगों को थोड़ी सी आमदनी के लिए अपने गांव को छोड़ने से बेहतर है कृषि जगत से जुड़ें। बाहर में लोगों को शोषण का शिकार होना पड़ता है, जबकि खेती करके वे खुद के स्वामी बन सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। किसानों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि घर में रहें, पूरा परिवार के साथ में रहें, मेहनत करें, क्योंकि अभी हम देखते हैं बहुत सारा लोग पलायन के लिए बेंगलोर चले जाते हैं, कहीं काम करने के लिए चले जाते हैं। तो उनमें क्या होता है कि कुछ लोग तो वापस आते समय 1 रुपया पैसा भी नहीं पकड़ के आते हैं। कहीं ट्रेन में चोरी हो जाता है, तो कहीं ठेकेदार पैसा नहीं देता है, तो कोई तो मतलब बाहर में ही डेड कर जाता है। तो उसमें क्या होता है कि ना तो घर वाला को पैसा मिल पाता है, ना उनका जो है ना परिवार के साथ जैसा रहना तो इससे नहीं रह पाता है। तो उसमें बहुत मतलब तकलीफ़ पहुंचता है लोगों को। तो मेरा संदेश वही है कि बाहर ना जा करके घर में रह करके परिवार के साथ में मेहनत करें। बहुत सा साधन है इसे जीने का गांव में। साथ साथ में बागान है, अभी सरकार की तरफ से आम बागवानी का भी दिया जा रहा है, उसमें भी फ़ायदा लाभ ले सकते हैं। साथ में मेहनत करके, जैसे कि बागवान बोलने से तो आप खुद का मालिक हैं, किसी का गुलाम नहीं कटना पड़ता है यहाँ पर ना। तो जैसे कि मन भी पूरा फ्रेश साफ रहता है। जैसे कि आप ठेकेदार के यहाँ जैसे काम कीजिएगा तो गुलाम में काम कीजिएगा ना, तो क्या होता है कि दुनिया भर का गाली गलौज सुनिए, नहीं काम कीजिएगा तो पैसा नहीं मिलेगा, काम कीजिएगा तो फिर मेहनत परेशान में वहाँ गुलाम गाली खाइए। तो इस प्रकार का है। तो बागवानी में ऐसा है कि किसी का गुलाम नहीं कटना है, खुद का मालिक। अब थोड़ा सा अगर आप 8 घंटा 12 घंटा काम करते हैं, उसका स्थान पर आप गांव में अपना बागान में ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटा टाइम दीजिए। आप वहाँ से बाहर से भी ज़्यादा अच्छा कमाइएगा घर में। रॉबर्ट सिंकू आज कृषि जगत में सफल हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कृषि विज्ञान केंद्र का बहुत बड़ा योगदान है। ये कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशिक्षण की ही देन है कि रॉबर्ट सिंकू ने आज समेकित कृषि को समझा है और उसे अपनाकर अपना जीवन ही बदल डाला है। तो यहाँ के जैसे किसान हैं, बहुत सारे किसान जैसे बाहर काम करने के लिए गए, कोई ड्राइवर के लिए, कोई दूसरा स्टेट गुजरात हो गया, चाहे बॉम्बे हुआ, बेंगलोर हो गया, लेकिन वहाँ वो संतुष्टि नहीं मिला। पैसा कमा के जो भी है वो लोग यहाँ आए, हम लोग से मिले कि हम लोग का खेती बाड़ी है और खेती से कैसे हम लोग इनकम को बढ़ाएं, अपना इनकम को माने ऐसा करें कि हम लोग को बाहर जाना नहीं पड़े। तो इसके बाद हम लोग सुझाव दिए कि कृषि विज्ञान केंद्र जो मुफ्त में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है, कोई भी विषय लीजिए कृषि से संबंधित, उस पर आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो इन लोग हम लोग के यहाँ जो भी प्रशिक्षण होता है, जैसे आपका समेकित कृषि प्रणाली, मुर्गी पालन, बतख पालन, समेकित पशुपालन से संबंधित, पौधा संरक्षण, केचुआ खाद, मशरूम उत्पादन, उसके बाद आपका बकरी पालन हो गया, ये बहुत सारा चीज़ जो है तो उसका प्रशिक्षण समय समय पर होते रहता है। मधुमक्खी पालन समय समय पर होते रहता है। इन लोग अपना ज़रूरत के अनुसार पहले तो अपना समेकित कृषि प्रणाली और बागवानी से संबंधित प्रशिक्षण लिया और प्रशिक्षण करके अपना जो खेत है उसमें अच्छा से खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया। और जो किसान अभी रॉबर्ट बोले, रॉबर्ट सिंकू, वो आपका ड्राइवर था, आपका जो क्या बोलेंगे 6 चक्का ट्रक या क्या बोलेंगे, उसी का ड्राइवर था। उसको 10,000 रुपया मिलता था, अभी 15-20 हज़ार रुपया महीना कमा रहा है और बहुत संतुष्ट है। कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ने के कई फायदे हैं। ये किसानों को प्रशिक्षित करके उनकी खेती को बेहतर बनाने में उनकी मदद करता है। यहाँ से जुड़कर किसान भाई खेती की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कृषि वैज्ञानिकों की मदद से अपनी खेती को नई दिशा दे सकते हैं। कि हम लोग के यहाँ जुड़ने से फ़ायदा ही है कि आपको खेती से संबंधित आपको सारी जानकारी मिलेगा, प्रैक्टिकल के साथ साथ सारे तरीका मुफ्त में
उसके बाद आपको दिक्कत होगा तो कृषि के जो विशेषज्ञ हैं आपके खेत में जाकर आपको सुझाव देंगे। और जो बाहर जा रहे हैं उससे आपका एक तो दूर, घर से दूर जा रहे हैं, आपका ज़मीन है बहुत सारा खाली पड़ा हुआ, उस पर यदि सही में खेती आप वैज्ञानिक पद्धति से यदि करें तो आपका इनकम जो है डबल ट्रिपल हो जाएगा। कृषि जगत में संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। यहाँ ज़रूरत है समय के साथ चलकर आधुनिक तकनीकों को अपनाने की। हाट गम्हरिया निवासी रॉबर्ट सिंकू ने यही किया। उन्होंने खुद को समेकित कृषि से जोड़ा और अपने लिए आमदनी के सभी द्वार खोल लिए। इस कृषि प्रणाली को अपनाकर वो मालामाल हो गए हैं। इससे इन्होंने अपने जीवन की तस्वीर बदल डाली है। कैसी रही जानकारी? अच्छी थी ना? हमारे पास जानकारियाँ और भी हैं लेकिन वक्त की कमी है। अगली जानकारी अगले अंक में हम ज़रूर आपको दिलवाएंगे। तब तक जो भी जानकारियाँ हम देते हैं उसे ज़रूर देखें, सुने, समझें, अमल करें और लाभ उठाएं। अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। उससे पहले हमारा पता नोट कीजिए ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिखकर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। हमें रहता है आपके ख़तों का इंतज़ार, तो लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जोहार।